डेविल से शादी। तो अब बारी है तुम सबकी। तो बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ। अब आगे देखिए सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी या मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है। चेयर पर बंधे हुए आदमी ने कहा। उसकी उम्र लगभग 52 साल की लग रही थी और साथ ही उसकी वाइफ और बेटी भी थी, लेकिन उन दोनों का फेस कवर था। सिर्फ उस आदमी के फेस से कपड़ा हटा था और सिर्फ वही अभय और संदीप को देख सकता था, जिस वजह से वो अपनी और अपनी फैमिली के लिए कहा। अभय ने आराम से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। अभय बहुत शांत था। संदीप यह देखकर समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभय जी करना क्या चाह रहे हैं। आखिर क्यों अभय ने उन सबको यहाँ रखा हुआ था। वही अभय बस उन सबको देख रहा था और तभी अभय के हाथ में उसका असिस्टेंट अमन ने एक फाइल लाकर देता है। अभय वो फाइल लेकर बोला, इस फाइल को ध्यान से पढ़ना। अपने आप ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने और तुम्हारे परिवार ने क्या किया है। ये बोलकर अभय ने वो फाइल उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। वहीं उस आदमी के पास खड़ा गार्ड उसका हाथ खोल देता है और वो आदमी फाइल पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। उसे देखकर अभय बोले, अब याद आ गया कि तुम्हें क्या किया है। सर, मुझे नहीं पता था। वो आदमी इतना ही बोल पाया था कि तभी अभय ने गुस्से में बोला, क्या नहीं पता था। क्लियरली तुम्हें ये कहा गया था कि वो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ निमी के लिए हो रही है और उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने उन पैसों को अपने परिवार में लगा दिया, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने में, और उन सब में तुम ये भूल गए कि एक्चुअली में वो पैसे तुम्हें निमी के लिए दिए जा रहे हैं। अभय के सामने बैठा वो आदमी कोई और नहीं, रोमी के डैड महेंद्र शर्मा थे, जो कि हेड थे उस अनाथ आश्रम के जहां निमी रहा करती थी। और अभय जो पैसे निमी के लिए दिए थे, लेकिन कभी भी वो पैसे निमी की डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया गया था। अभय को पहले तो ये बात पता नहीं चली थी, लेकिन जब से अंश ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तभी अभय के पास जो इंफॉर्मेशन आई थी और उन्हें इस बात का पता चल गया था। तुम्हें क्या नहीं पता था कि निमी के पीछे किसका हाथ है? अगर पता होता तो तुम ये सब नहीं करते, लेकिन फर्क क्या पड़ता इस बात से। तुम्हें किसी ने पेमेंट दिया और तुमने उसे अपने पर्सनल यूज किया, जो कि फंडामेंटली ही गलत था, अभय ने कहा। अभय की बात सुन के अब जाके संदीप को समझ आया कि आखिर क्यों अभय जी इन लोगों के पीछे हैं और क्यों उन्होंने ऐसे यहाँ पर रखा हुआ है। अभय फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, और तुम्हारी बेटी भी कम नहीं है। उन्होंने कॉलेज में निमी को केमिस्ट्री लैब में धोखे से बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो कितने डर में थी, इस बात का तुम्हें अब अंदाजा लगेगा। सॉरी सर, हम सब ये नहीं करते। मुझे ये बात नहीं पता था। मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। कम ऑन, तुम्हें तो मुझे थैंक कहना चाहिए। तुम्हारी बेटी को यहाँ लाकर मैंने उसे बचाया ही है, वरना अंश से नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन देखो, मैंने कैसे अंश से इसे बचा लिया। लेकिन हाँ, अब इसे और तुम्हें कौन बचाएगा, इस बात पे मुझे डाउट है। अभय जी की बात सुनकर अब महेंद्र और ज़्यादा डर गया, क्योंकि ये बात तो उसे अब समझ आ गई थी कि उसने किसी ऐसे इंसान को ऑफेंस कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था, जिस वजह से उसे डर लग रहा था। फ्लैक्सफेड एंड। अंश
अंश आराम से संदीप की बातें सुन रहा था और संदीप ने एक एक बात अंश को बताया था। अंश को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अभय ने ही रोमी को गायब किया होगा, जिस वजह से अंश उस तक नहीं पहुंच पाया था। जब पंकज ने अंश से ये बात कहा था कि उसे रोमी का पता नहीं चल रहा है, तभी अंश समझ गया था कि जरूर अभय जी को इस बारे में पता चल गया होगा। मुझे कहीं ना कहीं यही लगा था। वैसे उन्होंने किया क्या है उनके साथ? अंश ने सारी बात सुनकर पूछा। संदीप उसकी बात सुनकर बोला, अभी तो कुछ नहीं किया, वो बस बात करके ऑफिस चले गए थे। ठीक है, अंश ने कहा और फोन रख दिया। अंश को जब भी यह लगता कि वो अभय को समझ गया, तभी कुछ ऐसा होता कि अभय जी कुछ ऐसा करते जो उसे भी शॉक्ड कर देता। आज भी अभय जी ने सिर्फ बात करके चले गए, कुछ एक्शन नहीं लिया। अंश को समझ नहीं आया कि आखिर अभय जी करने क्या वाले हैं। अंश बालकनी पर ही खड़ा था कि तभी उसके पीछे से निमी आई और उससे गले लगाकर बोली, आप यहाँ क्यों ऐसे खड़े हो? यूं ही, अंश ने कहा और अपने हाथ से निमी को पकड़कर आगे किया और उसे गले लगाकर बोला, आज दिन में तुमने क्या क्या किया? कुछ नहीं, बस पूरे दिन अदिति मीता के रूम में उसके साथ ही थी और हम दोनों ने मिलकर बहुत सी बातें की। निमी बोली तो अंश ने आगे उससे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उसने निमी को किस करने लगा। निमी भी अंश के किस का जवाब दे रही थी और उनकी किस डीप होने लगी। अंश निमी को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर आया और सोफे पर उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गया। दोनों अभी भी किस कर रहे थे। जब निमी को सांस लेने में दिक्कत हुई, तब जाके अंश ने उसे छोड़ा और निमी अंश के गले लगकर बोली, मुझे नींद आ रही है। अभी इतनी जल्दी क्यों? अंश ने निमी को देखकर कहा। तो उसकी बात सुनकर निमी बोली, अब नींद आ रही है तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, लेकिन तुम अभी नहीं सो सकती। अंश की बात सुनकर निमी का मुंह बन गया और साथ ही उसे कुछ कहती, उससे पहले उसका फोन रिंग हुआ। फोन की आवाज़ सुनकर निमी बोली, मेरा फोन कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा कि कहाँ है? अंश ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया। निमी जल्दी से अंश की गोद से उतरकर अपना फोन ढूंढने लगी। वो हर जगह ढूंढ रही थी। उसे देखकर अंश बोला, आराम से ढूंढो, अदिति जाग जाएगी। हाँ तो मैं आराम से ही ढूंढ रही हूँ, पर मिल क्यों नहीं रहा है? निमी ये बोलकर फोन ढूंढ ही रही थी। तभी निमी का फोन जो रिंग हो रहा था वो बंद हो गया। तुम निमी अंश से बोली, आप कॉल करिए मेरे फ़ोन में। निमी की बात सुनकर अंश ने उसे कॉल किया। अंश के कॉल करने के बाद निमी का फ़ोन एक बार फिर से रिंग होने लगा और फ़ोन क्यों बजता हुआ देखकर अंश ने कहा, जल्दी ढूंढो निमी, वरना आवाज़ से अदिति जाग जाएगी। अब मैं क्या करूं? फ़ोन मिल ही नहीं रहा है। अंश की बात का जवाब देते हुए निमी बोली। साथ ही वो आसपास के सामान को फेंकते जा रही थी। ऐसे उसने सोफे के सारे पिल्लों को नीचे ज़मीन पर फेंक दिया था। आवाज़ तो यहीं से आ रही है, लेकिन फ़ोन मिल क्यों नहीं रही है? ये बोलकर निमी सभी चीज़ें को हटा हटा कर देखना शुरू कर दी थी। अंश बस उसकी हरकतों को देखे जा रहा था। तभी निमी नीचे ज़मीन पर बैठकर सोफे के नीचे देखने लगी तो उसे उसका फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ मिला। उसे देखकर वो अंश से बोली, मिल गया फ़ोन, वो रहा। ये बोलकर वो उठकर अंश को देखती है और फिर उससे बोली, लेकिन अब मैं उसे कैसे निकालूं? आप एक काम करिए, ये सोफे को साइड करिए। अंश निमी की बात सुनकर उसे घूरकर देखने लगा, लेकिन निमी पर उसकी बातों का कहाँ असर होने वाला था। वो अंश को देखकर बोली, अरे आप ऐसे मुझे क्या देख रहे हैं?
आप मेरी बात सुनिए और सोफा हटाइए। निमी की बात सुनकर अंश अब करे भी तो क्या करे, उसे आखिर में निमी की बात को मानना पड़ा और अंश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? अपना फोन घुमा दिया? अरे घुमाया कहाँ, वो गिर गया है। अंश की बात सुनकर निमी ने जल्दी से जवाब दिया। अंश अब कर भी क्या सकता था, उसने जल्दी से सोफे को साइड किया और निमी ने अपना फ़ोन लिया और फिर देखने लगे कि उसे कौन फ़ोन कर रहा था। लेकिन अब तक इतना शोर सुनकर अदिति जाग गई और नींद खराब होने की वजह से वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर अंश बोला, देखा, मैंने कह रहा था कि आराम से करो, अदिति जाग जाएगी। सॉरी, अंश की डांट सुनकर निमी ने जवाब दिया। अंश जल्दी से अदिति के पास गया और उसे अपनी गोद में लेकर शांत करवाने लगा। साथ ही वो कोशिश कर रहा था कि अदिति दोबारा सो जाए, लेकिन नींद खराब होने के बाद वो चिड़चिड़ करती थी। वहीं निमी ने अपने फ़ोन में देखा तो उसे मीता कॉल कर रही थी। ये देखकर निमी ने उसे कॉल बैक किया और बोली, क्यों फ़ोन कर रही थी? तू कहाँ थी? तू मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी? मीता की बात सुनकर निमी उसे बता दी कि उसका फ़ोन सोफे के नीचे गिर गया था और बाकी की सारी बातें भी, जिसे सुनकर मीता बोली, तेरा कुछ नहीं हो सकता। वैसे मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि आज माला दी ने मॉम और दादी से कहा कि वो और पंकज जीजू अलग रहना चाहते हैं और वो घर देखने वाले हैं। मीता की बात सुनकर निमी शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि माला दी यूँ ऐसे अचानक से ये सब बोल देगी। उन्हें ये समझ नहीं आया कि आखिर ये अचानक से ऐसे क्यों सोच रही है। आफ्टर ऑल, पहले कभी भी माला ने उन दोनों के सामने ये बात नहीं किया और अब अचानक से ये बात सामने आ रही है। ये उन दोनों के लिए भी थोड़ा शॉकिंग था। मीता की सारी बातें सुनकर निमी बोली, यार, ये अचानक से माला दी ने ये डिसीजन क्यों ले लिया है? आई मीन, उन्होंने एक बार भी हमसे भी इस बारे में कुछ बात नहीं किया, इसीलिए मैं थोड़ा शॉक्ड में हूँ। सही कह रही है, लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। आफ्टर ऑल, वो अपनी अलग लाइफ पंकज जीजू के साथ रहकर जीना चाहती है और एट द एंड सच तो यही है कि पंकज जीजू इस घर के जमाई हैं, जिस वजह से उन्हें भी थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन वो भाई और माला दी की वजह से कुछ नहीं कहते हैं। माला ने निमी से कहा तो निमी को भी उसकी बात सही लगी और वो बोली, चल ठीक है, एक बार हम फिर दी से बात करते हैं। वैसे आंटी और दादी ने क्या कहा? सोचने का टाइम लिया है दादी ने। मोम तो ऑब्वियसली नहीं चाहते कि दी कहीं और जाए, वो तो यही चाहती है कि वो यहीं रहे, लेकिन दादी ने समझदारी से काम लिया और कहा कि डैड से एक बार बात करें, साथ ही भाई से भी। हाँ, लास्ट डिसीजन तो अंकल का ही होगा, निमी ने कहा और फिर थोड़ी देर कुछ और बातें करके फ़ोन रखकर वो अंश की तरफ देखती है, जो अदिति को लिए खेल रहा था। अंश ने बहुत कोशिश की कि अदिति दोबारा सो जाए, लेकिन वो नहीं सोई, तो थककर अंश ने कोशिश करना बंद कर दिया और उसके साथ खेलने लगा। निमी उसके पास आकर बोली, मीता का फ़ोन था। अभी तुमने मुझे कहा कि तुम दोनों पूरा दिन साथ में थे, उसके बाद भी उसने तुम्हें कॉल किया। बातें कम पड़ गई थी तभी, ये पूरी नहीं हो पाई थी। निमी की बात का जवाब देते हुए अंश ने कहा। उसकी बात सुनकर निमी बोली, हाँ तो हमारी बात कभी खत्म नहीं होती है, इसीलिए अब ज़्यादा मत सोचिए, निमी ने कहा और अदिति को देखने लगी, जो अंश के गोद में खुशी खुशी खेल रही थी। उसे देखकर निमी बोली, अच्छा है अभी जाग गई, 2-3 घंटा और जागी रहे तो
रात को अच्छे से सो जाएगी, वरना तो पूरी रात जागती रहेगी। तुमने ही तो जगा दिया इसे, इतने प्यार से सो रही थी। अंश की बात सुनकर निमी बोली। दूसरी तरफ माला अपने रूम में बैठी हुई थी और पंकज को देखकर उसे आज जो जो हुआ वो सारी बातें बता दी और बोली, दादी ने तो कहा कि डैडी डिसीजन लेंगे और मोम तो चाहती ही नहीं कि मैं कहीं जाऊं। पंकज ने माला की तरफ आराम से देखा और कहा, मुझे लगता है कि सर नहीं जाने देंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी सिक्योरिटी की टेंशन होगी। हाँ, पर हम अच्छी सोसाइटी में घर लेंगे जहाँ सिक्योरिटी अच्छी होगी। माला की बात सुनकर पंकज अब आगे कुछ नहीं बोला। माला पंकज को देखकर उसके गले लगकर बोली, ये सब छोड़ो, जो होना होगा वो होगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें 2 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कहा था, वो क्यों नहीं लिया? अभी काम थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे में अगर मैं अभी ऑफ लिया तो सर पे सारा प्रेशर जाएगा, जिस वजह से मैं अभी ऑफ नहीं ले रहा हूँ। उसकी बात सुनकर माला क्या कहे, बात तो सही ही थी। ऐसे में वो कैसे छुट्टी ले ले जिसमें अंश के ऊपर सारा प्रेशर आ जाएगा। माला ने पंकज की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लिए भाई बहुत खास है ना? I mean, तुम हमेशा उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हो। माला की बात सुनकर पंकज ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि सर ने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मेरा कोई नहीं था, इसीलिए मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता और उनकी हर बात मेरे लिए एक ऑर्डर की तरह होती है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पंकज की बात सुनकर माला स्माइल करते हुए उसे देखती है। माला ये सब सुनकर बहुत खुश थी। पंकज अंश के लिए कितना वफादार है, ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं थी। सब जानते थे कि पंकज अंश के लिए कुछ भी कर सकता था। दूसरी तरफ अभय अपने रूम में बैठे हुए थे और आज जो भी हुआ उस बारे में सोचे जा रहे थे। अभय जब निमी के लिए पैसा भेजा करते थे तब उन्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा था कि वो पैसा निमी को नहीं मिलते होंगे या फिर उसके लिए यूज नहीं होते होंगे। वो तो यही सोच रहे थे कि उनकी बेटी आराम से रह रही होगी। अगर उन्हें इस बात का हल्का सा भी शक होता तो वो जरूर किसी न किसी को निमी की हेल्प के लिए भेजते, लेकिन उन्हें ये कभी पता ही नहीं चला। एक तरह से देखा जाए तो गलती अभय जी की ही थी, जो रुपये देने के बाद एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो रुपये यूज कहाँ हुआ है, क्या निमी सही से वहाँ रह भी रही है या नहीं। उनकी इस गलती की वजह से ही शायद निमी की लाइफ अनाथ आश्रम में मुश्किल रही थी। उनके दिमाग में यही सब बार बार चल रहा था और वह यही सोच रहे थे कि काश एक बार वो पास्ट में जाकर यह सही कर पाते। लेकिन वो कहते हैं ना कि बीती हुई बातों को सिर्फ अफसोस ही रह जाता है। यही आज अभय जी के साथ हो रहा था। उनके अंदर बहुत ही मिक्स्ड इमोशन चल रहा था। अभय अपनी सोच में ही थे कि तभी उनके रूम का डोर नॉक हुआ तो अभय ने अंदर आने का ऑर्डर दिया। अभय जी की बात सुनकर अमन अंदर आया और अभय जी को देखकर बोला, सर, दिवेश रावत ने फिर से कांटेक्ट किया है और अब तो सबको ये पता चल गया है कि आप इंडिया में हैं, तो अब क्या कहना है? अमन की बात सुनकर अभय जी उसकी तरफ देखकर बोले, ये दिवेश इतना क्यों बेताब है मुझसे मिलने के लिए? आखिर इसकी कहानी क्या है ये पता करो। ओके सर, अमन ने कहा और वो रूम से बाहर चला गया। अमन के जाने के बाद अब अभय जी इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए अपने काम में बिजी हो गया। आखिर इंडिया आने के बाद अभय का काम और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अभय जी अपने काम में ही थे कि तभी एक बार फिर से उसके रूम का डोर नॉक हुआ। ये सुनकर अभय जी खुद से ही बोले, अब कौन है?
ये बोलकर अभय ने अंदर आने के लिए कहा। अभय जी ने देखा कि इस पर संदीप रूम में आया। उसे देखकर अभय जी बोले, क्या हुआ? अब तुम क्यों मेरे रूम में आए हो? मुझे आपसे बात करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। आप यूं अचानक से आए और ये सारी बातें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। संदीप ने सारी बात कही, जिसे सुनकर अभय जी बोले, तुम मत सोचो ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है। तुम बस इतना जानो कि अभी तुम्हारी लाइफ ही खतरे में है। तुम खुद अपने बाप से कैसे बचोगे, ये सोचो। अब आप आ गए हैं तो मुझे इतना सोचने की जरूरत क्या है। और आपने बड़े भाई को मुझसे अच्छे से जानते हो। उन्हें पैसों से इतना प्यार है कि उन्हें खुद का बेटा नजर ही नहीं आ रहा है, संदीप ने कहा। संदीप की बात सुनकर अभय जी बोले, ये तो कलयुग है, यही तो कलयुग है। पैसा सबसे बड़ा हो गया है, जिसने रिश्ते नाते सब खत्म कर दिया है। खैर तुम ये सब छोड़ो और अपनी कंपनी पे ध्यान दो, वरना तुम्हारा प्यारा भाई कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है कंपनी तुमसे हड़पने के लिए। अभय ने संदीप को सारी बातें कही और उसके बाद वो काम में बिजी हो गए। वहीं दूसरी तरफ वंश निमि को अपनी बाहों में लेकर बैठा हुआ था और उससे बातें किए जा रहा था। निमि को अब नींद आने लगी थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि वो सो जाए। आज उसे इतने गहरे नींद में देखकर बोला, निमि नींद आ रही है तो सो जाओ ना। नहीं, मुझे आज पूरी रात सिर्फ ऐसे ही आपके पास बैठकर बातें करनी है, निमि बोली। उसकी बात सुनकर अंश मुस्कुरा दिया और कुछ दिन पहले की बात उसे याद आई। कैसे कुछ दिन पहले निमि ने अंश के हाथ से उसका लैपटॉप छीन लिया था और उसे एक भी काम नहीं करने दे रही थी। अंश ने आखिर में थक हार के अपना काम साइड कर दिया और निमि को अपनी गोद में लेकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। निमि कभी कभी सच में बच्ची बन जाती थी, जिस वजह से अंश को उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाता था। अभी निमि आराम से अंश की बाहों में बात करते हुए सो गई। उसे देखकर अंश बोला, पूरी रात जागने वाली थी और ये तो अभी ही सो गई। अंश उसे ऐसे देखकर हंस देता है और फिर निमि को गोद में उठाकर बेड पर सुला देता है। निमि के मासूम चेहरे को देखकर अंश ने प्यार से उसके सिर पर किस किया, जिससे नींद में ही निमि के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कुछ देर बाद अंश भी सो गया। सुबह का वक्त मिता अपने रूम में बैठी हुई थी कि तभी आदि ने धड़ाम से उसके रूम के डोर को ओपन किया और फिर अंदर आकर मिता से बोला, मुझे तुम्हें एक जरूरी नहीं बहुत जरूरी बात करनी है। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी जानेंगे हम अगले वीडियो में। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।